वेलकम टू माय चैनल दिलचस्प कहानियां। मोर अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन आइकन प्रेस कर दें। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। तुम गुनाहों के अंधेरे में कैसे आ गए? पुलिस की मेहरबानी से शारिक ने जवाब दिया। ये दुरुस्त है कि इल्म की रोशनी इंसान को सीधा रास्ता दिखाती है, लेकिन पुलिस ने अंधेरों में धकेल दिया। वो चंद लम्हों को खामोश हुआ, फिर उसे अपनी कहानी सुनाने लगा। पाकिस्तान में यही सब कुछ तो हो रहा है, सादिक ने गहरा सांस लेते हुए कहा। मैंने भी ऐसे किया है। मेरा बाप भी मुझे बड़ा आदमी बनाना चाहता था, लेकिन कानून के इन मुआफिजों ने मेरे बाप के साथ वो सलूक किया कि उसका ज़हनी तवाज़ुन ही मऊफ हो गया। एक दिन वो घर से निकला तो लौट कर वापस नहीं आया, और आज तक उसका कुछ पता नहीं चला कि वो जिंदा है या कहीं मर खप गया। और मेरे बड़े भाई को भी पुलिस ने मार डाला। मेरे सीने में आज भी इंतकाम का लावा खोल रहा है, और मेरी इंतकाम की आग उस वक्त तक ठंडी नहीं होगी जब तक मैं एक एक को ठिकाने नहीं लगा देता। शारिक ने कोई जवाब नहीं दिया। ये कानून के मुआवजों की बात हो रही थी, जिन्हें आवाम की इज्जत व अबरूर और जानो माल के तहफ्फुज के लिए रखा गया था। बगैर कानून के ये मुआविज आवाम को दोनों हाथों से लूट रहे थे और उन्हें जलील और रुसवा कर रहे थे। यही सब कुछ सोचते हुए दफतन शारिक के ज़हन में सुलेमान एडवोकेट का नाम उभर आया। यहाँ पिपल कॉलोनी कहाँ है? शारिक ने पूछा। कोई नूर मिल के सामने है। वो किसी से मिलना है? सादिक बोला। हाँ। शारिक ने गहरा सांस लेते हुए जवाब दिया। सलमान एडवोकेट, मेरी बर्बादी का असल जिम्मेदार वही है। उसने मेरे माँ बाप को कत्ल करवाया था। इंस्पेक्टर को रिश्वत देकर मुझे 14 साल के लिए जेल भिजवाने वाला भी वही था। मेरे मकान को भी उसी ने आग लगवाई थी, और आतिशज़दगी के इल्जाम में मुझे दोबारा अंदर करवाने की कोशिश भी उसी ने की थी। वो लाहौर से भागकर यहाँ आ गया है। सुना है पिपल कॉलोनी में रहमानिया मस्जिद के करीब कहीं रहता है। कोई बात नहीं, तलाश कर लेंगे उसे, सादिक ने जवाब दिया। मुझे भी एक आदमी की तलाश है। मैं जब तक उसे जहन्नुम रसीद नहीं करूंगा, उस वक्त तक मुझे भी चैन नहीं आएगा। वो देर तक बातें करते रहे। शारिक फूंकने लगा और फिर जल्दी ही वो सो गया। उसकी आंख 6 बजे खुली थी। उसने उठकर सेन में ड्रम से मुंह हाथ धोया और सादिक के साथ घर से निकलकर खोखे के साथ वाले होटल में आ गए। उन्होंने चाय पी और देर तक वहीं बैठे बातें करते रहे। इसी दौरान 2-3 आदमी सादिक के पास आए और धीमे लहजे में कुछ बातें करके चले गए। शाम हो चुकी थी। दुकानों और होटलों की बत्तियां जगमगा उठी थी। सिनेमा का शो खत्म हो चुका था। 6 बजे वाले शो के सिनेमा के सामने रश लगा हुआ था। सिनेमा की वजह से यहाँ बड़ी रौनक थी, और वक्त गुजरने के साथ साथ रौनक में इजाफा हो रहा था। थोड़ी देर बाद एक और आदमी सादिक के पास आ गया। वो लंबा तिरंगा सा आदमी था। शलवार कमीज पहने हुए था और सर के बालों में मेहंदी का रंग था। उसकी शक्ल देखकर शारिक को यह अंदाजा लगाने में दुश्वारी पेश नहीं आई कि वो कोई पुलिस वाला था। सादिक से बातें करते हुए बार बार शारिक की तरफ देख रहा था। कुछ देर बाद वो आदमी वापस चला गया। ये पुलिस का आदमी था। शारिक ने सवालिया निगाहों से सादिक की तरफ देखा। हाँ, ये आरामखोर परेशान करते ही रहते हैं। थानेदार ने बुलाया है, हालांकि हमारा ये इलाका उनके थाने में नहीं। वो सामने थाना देख रहे हो? उसने नहर के पार थाने की इमारत की तरफ इशारा किया। उस थाने की हदूद नहर के उस तरफ है, लेकिन ये लोग यहाँ आकर भी लोगों को तंग करते ही रहते हैं। वो दोनों कुछ देर तक बातें करते रहे। फिर सादिक उठ गया। अच्छा शारिक बाबू, मैं थानेदार की बात सुनता हूँ। तुम चाहो तो सैर सपाटा कर आओ। जंग बाजार से सीधे चले जाओगे तो घंटा घर पहुंच जाओगे। बड़ी रौनक वाली जगह है। वो दोनों होटल से निकल आए। दैल का पुल पार करके सादिक तो थाने की तरफ चला गया और शारिक जंग बाजार की तरफ बढ़ गया। उस बाजार में ज्यादातर करियाने की दुकानें थी। दुकानदारों ने सड़क तक अपना सामान फैला रखा था। सब्जी फरोशों ने भी सड़क घेर रखी थी। बाजे के ऊपर तो पैदल चलने का भी रास्ता नहीं था। हर तरफ गंदगी के ढेर नजर आ रहे थे। इंसानों के साथ बकरियां और गाय भी आजादी से टहलती फिर रही थी। शारिक घंटा घर के चौक पर आकर रुक गया। वो बड़ी दिलचस्पी से इधर से उधर देख रहा था। चौक के वस में बहुत वसी और अरीज चबूतरा था, जिसके दरमियान घंटाघर की बुलंद इमारत थी। घंटाघर के 8 इतराफ में बाजार थे। दुकानों के सामने मरकरी कमकमे जगमगा रहे थे। घंटाघर के चबूतरे पर ख्वांचे वालों ने कब्जा जमा रखा था। कहीं कीकर की मसवाके बेचने वाले बैठे हुए थे। कहीं दही बड़े वाले ने कब्जा जमा रखा था। कहीं कानों से मैल निकालने वाले बैठे हुए थे, और कई मालशिये दरिया बिछाए बैठे थे। अंग्रेजी सरकार ने लायलपुर बरतानिया के झंडे यूनियन जैक के नक्शे पर बसाया था, लेकिन अब उसमें बहुत सी तब्दीलियां आ चुकी थी। उसका नाम भी लायलपुर से फैसलाबाद हो गया था। पान की दुकानों, खीर की और चाय की दुकानों के सामने शहर के मंचले जमा थे। शारिक तकरीबन 2 घंटों तक मुख्तलिफ बाजारों में घूमता रहा और फिर कचहरी बाजार के मोड़ पर खड़ा हो गया, जहाँ 2 बुक स्टॉल थे। उन स्थानों पर अखबारात और जरायद के अलावा उरिया और नीम उरिया टाइटल वाली किताबें भी सजी हुई थी।
उन किताबों को ज़ैलोविन की थैलियों में इस तरह लपेट रखा गया था कि जैसे वो अनमोल हो और उनके खराब हो जाने का अंदेशा हो। 10:30 बज चुके थे। घंटाघर की रौनक उरूज पर थी। शारिक टहलता हुआ वापस आने लगा। जंग बाजार में बेशतर सब्जियों और फलों वाले अपनी दुकानें बढ़ा चुके थे और अब जगह जगह सड़े गले फलों और बोसीदा सब्जियों के ऐसे ढेर नजर आ रहे थे जिनसे बड़ी नादवार बू उठ रही थी। चंद गायें और भैंसियां अब ज्यादा आजादी से उन ढेरों पर मुंह मार रही थी। शारिक जब वापस पहुंचा तो सादिक होटल ही में एक कोने की मेज पर बैठा हुआ था। उस वक्त उसने चादर की बुक्कल मार रखी थी। शारिक उसके करीब जाकर बैठ गया। थोड़ी थोड़ी देर बाद कोई ना कोई आदमी आता और सादिक से हाथ मिलाकर चला जाता। सादिक के पास आने वाला को देखकर ये अंदाजा लगाना दुश्वार नहीं था कि वो सब के सब नशे के आदी थे और पुड़िया लेने के लिए यहाँ आ रहे थे। वो सादिक से हाथ किसी अकीदत की बिना पर नहीं मिलाते थे। हाथ सादिक की तरफ बढ़ाते हुए उनकी मुट्ठी में नोट होते और जब सादिक चादर में से हाथ निकालकर उस शख्स से हार मिलाता तो उस शख्स की मुट्ठी में दबे हुए नोट सादिक के हाथ और सादिक के हाथ में दबी हुई कुड़िया उस शख्स के हाथ में मुंतकिल हो जाती। उस वक्त बातों में इंकशाफ हुआ कि होटल भी सादिक ही का था जिसे उसने ठेके पर दे रखा था। शाम के बाद वो खुद भी यहाँ बैठकर धंधा किया करता था और उसके कारिंदे भी इधर उधर घूमकर धंधा करते रहते थे। सादिक खुद खाना खा चुका था। उसने शारिक के लिए भी खाना मंगवा लिया था। सिनेमा का आखिरी शो खत्म हुआ तो सादिक से हाथ मिलाने वालों की तादाद में कुछ इजाफा हो गया। शो खत्म होने के आधे घंटे बाद सादिक होटल में बैठा रहा, फिर शारिक को लेकर घर आ गया। शारिक आते ही बिस्तर पर लेटकर इस तरह सोया कि उसे दुनिया माफिया की खबर तक ना रही। 3-4 रोज गुजर गए। शारिक दिन भर कमरे में चारपाई पर लेटा रहता और शाम को सादिक के साथ होटल पर आ जाता या बाजारों में घूमता रहता। इसी दौरान वह लाहौर से आने वाले अखबारात का बाकायदगी से मुतालिया करता रहता था। डीएसपी के कत्ल के बारे में कोई खबर उसकी नजरों से नहीं गुजरी थी। शारिक ने कई रोज से शेव नहीं बनाया था। दाढ़ी बढ़ जाने से उसका चेहरा किसी हद तक बदल गया था। उस रोज शाम उसने खत बनवाकर बाकायदा दाढ़ी रख ली। दाढ़ी और नोकदार मूंछें उसके चेहरे पर बड़ी भली लग रही थी। सादिक आमतौर पर अपना माल लाहौर में चांगा से लाया करता था। कभी फौरी जरूरत पड़ जाती तो वो फैसलाबाद की एक पार्टी से भी माल ले लिया करता था। उस रोज सादिक के पास माल खत्म हो गया था। रात के 12 बजे ही वो होटल से उठ गया। चल यार शार्क बाऊ, जना कॉलोनी से थोड़ा सा माल ले आए और ये अपनी जेब में रख लो। सादिक ने इधर उधर देखते हुए एक पिस्तौल शारिक की तरफ बढ़ा दिया। ये क्यों? शारिक ने पिस्तौल लेकर जल्दी से पतलून की जेब में ठूंस लिया। काला बड़ा खबीस आदमी है, हरकतें करता ही रहता है, शायद इसकी जरूरत पड़ जाए, सादिक ने जवाब दिया। वो एक टांगे पर बैठकर जना कॉलोनी की तरफ रवाना हो गए। छोटी बड़ी कोठियों पर मुश्तमिल ये रिहायशी इलाका था। कई कई दुकानें भी थी। एक गली के बोर्ड पर उन्होंने तांगा छोड़ दिया और पैदल चलते हुए दूसरी गली में घूम गए और मिलाकर एक मकान के सामने रुक गए। बंगलानुमा ये मकान ज्यादा बड़ा नहीं था। गेट के अंदर की तरफ बैठे हुए आदमी ने सादिक को शिनाख्त करने के बाद ही उन्हें अंदर आने की इजाजत दी थी। वो एक कमरे में आ गए जहाँ कालू के साथ 2 आदमी और भी बैठे हुए थे। वो इसमें बामुसम्मा था, लंग तबे की तरह काला, मूंछे और सर के बाल सफेद थे। उसकी उम्र 60 के लगभग रही होगी। उम्र के लिहाज से उसकी सेहत काबिल रशीद थी। उन दोनों के वहां बैठे अभी 5 मिनट भी नहीं हुए थे कि गेट का चौकीदार बदहवास सा दौड़ता हुआ अंदर आ गया। कालू उस्ताद भागो, पुलिस ने छापा मार दिया है। वो शख्स चीखा। पुलिस का छापा तुम्हारे अड्डे पर कालू? सादिक ने हैरत से कहा। आजकल उन हरामखोरों से मेरी बड़ी खराब चल रही है, भागो, कालू चीखा। वो रूह कमरे से निकलकर भागे। उसी दौरान बाहर से फायर की आवाज सुनाई दी। सादिक को इशारे कमरे से निकलकर रकबी कोठी की तरफ दौड़े। उस तरफ की दीवार काफी ऊंची थी। सादिक दीवार के साथ पुश टिकाकर खड़ा हो गया और वो दोनों हाथों की उंगलियां आपस में फंसा दी। शारिक बाऊ ऊपर चढ़ो। शारिक अपना पैर उसके हाथों पर रखकर ऊपर चढ़ गया। दूसरा पैर उसने सादिक के कंधे पर रखा और उचक कर दीवार पर चढ़ गया। दीवार पर लेटकर उसने हाथ नीचे लटका दिया और सादिक का हाथ पकड़कर उसे ऊपर खींचने लगा। चंद सेकंड की जिद्दोजहद के बाद सादिक भी दीवार पर पहुंच गया। वो दीवार पर मार तो गोरी एक चीखती हुई आवाज सुनाई थी। उसी के साथ ही फिजा में तड़तड़ाहट की आवाज गूंज उठी। एक गोली शारिक के सर के ऊपर से गुजर गई और एक सादिक के हाथ के करीब दीवार पर लगी। दीवार का परस्तर उधड़कर उड़ा और उसके साथ ही उन दोनों ने दूसरी तरफ छलांग लगा दी। फायरिंग की आवाजों से उस घर वाले चीखने लगे थे और जब वो दोनों उस मकान में कूदे तो औरतों और बच्चों की चीखने की आवाज तेज हो गई थी। शारिक भागो उस तरफ, सादिक चीखा और वो दोनों पहलू के गुलियारे में मकान के सामने वाले रुख की तरफ दौड़े। उन दोनों ने अपने पिस्तौल निकाल लिए थे। वो मकान के सामने वाले रुख पर गेट की दीवार फान कर गली में कूदे ही थे कि गली के दाएं मोड़ की तरफ से आवाज सुनाई, रुक जाओ वरना गोली मार दूंगा।
वो किसी पुलिस वाले की आवाज थी। शारिक ने आवाज की सिमत गोली चला दी और उसके साथ ही फिजा में एक चीख गूंजी। गोली यकीनन उस पुलिस वाले को लगी थी जो चीखता हुआ ढेर हो गया था। शारिक दूसरी तरफ दौड़ा, लेकिन उस तरफ भी एक पुलिस वाला मौजूद था और सादिक पिस्तौल से फायरिंग करके उसे रोकने की कोशिश कर रहा था। पुलिस ने बाकायदा प्लानिंग करके छापा मारा था। उन्होंने 3-4 गलियों को घेरे में ले रखा था ताकि उसके डेरे में मौजूद दूसरे लोग फरार ना हो सके। शारिक, सामने वाले मकान में घुस जाओ और उसके पिछली तरफ से कूदकर निकलने की कोशिश करो, सादिक ने कहा। कारू के मकान की तरफ से मुसलसल फायरिंग की आवाजें सुनाई दे रही थी। शारिक जमीन पर लेटा हुआ था। वो सीने के बल सामने वाले मकान की तरफ रेंगने लगा। दाईं तरफ से एक फायर हुआ। गोली शारिक से 2 फुट आगे जमीन पर लगी। शारिक ने दाईं तरफ एक फायर झोंक दिया और उठकर सामने वाले बंगले की तरफ दौड़ा और उचककर दीवार पर चढ़ गया। वो दूसरी तरफ कूदना ही चाहता था कि एक और फायर हुआ और उसके साथ ही शारिक के मुंह से चीख निकल गई। गोली उसकी पिंडली में लगी थी और गोश्त चीखती हुई निकल गई थी। शारिक ने दूसरी तरफ छलांग लगा दी और उठकर दौड़ने लगा। चंद कदम बार वो लड़खड़ा कर गिरा और उठना ही चाहता था कि एक आदमी बरामदे से निकलकर उसके सामने आ गया। वो साहब खाना था और उसके हाथ में 2 नारी बंदूक थी। अपनी जगह से हरकत मत करना, गोली मार दूंगा, वो शख्स गुर्राया। शारिक ने बड़ी फुर्ती का मुजाहरा करते हुए फायर कर दिया। गोली उस शख्स के सीने में लगी और वो चीखता हुआ ढेर हो गया। वो शख्स शारिक को निहत्था समझ रहा था और उसकी यही गलती उसे ले डूबी थी। शारिक ने उठकर गेट की तरफ छलांग लगा दी। चंद सेकंड बाद वो आगे वाली गली में पहुंच चुका था। उसने इधर उधर देखा और एक तरफ दौड़ लगा दी। उसकी टांग से खून बह रहा था और उसे दौड़ने में खासी दुश्वारी पेश आ रही थी, लेकिन रुकने का मतलब भी मौत के सिवा और कुछ नहीं था। वो लंगड़ाता हुआ गलियों में दौड़ता रहा। फायरिंग बंद हो चुकी थी। सादिक भी शायद किसी तरफ निकल जाने में कामयाब हो गया था। कारूर उसके साथियों के बारे में कुछ अंदाजा नहीं था कि वो पकड़े गए थे या मारे गए थे या फरार होने में कामयाब हो गए थे। शारिक वहां से 7वीं या 8वीं गली में आ चुका था। दफादन एक तरह से भारी जूतों की आवाज सुनकर वो चौंक गया। उसे समझने में देर ना लगी कि वो पुलिस वाले थे जो उनकी तलाश में गलियों में दौड़ रहे थे। शारिक ने इधर उधर देखा और एक कोठी की दीवार फांदकर आहिस्ते से अंदर कूद गया। ये कोठी ज्यादा बड़ी नहीं थी। एक कमरे की खिड़की से रोशनी नजर आ रही थी। उसने खिड़की से झांकने की कोशिश की, मगर अंदर की तरफ पर्दा पड़ा हुआ था। वो इधर उधर देखने लगा। एक तरफ से पर्दा जरा सा छिड़का हुआ था। शारिक ने उस जगह से झांक कर देखा। ये कोई स्टडी रूम था। एक दीवार के साथ शेल्फ पर किताबें सजी हुई थी। उसके साथ ही मेज और कुर्सी लगी हुई थी। कोई औरत कुर्सी पर बैठी मेज पर झुकी हुई थी। उसकी पुश शारिक की तरफ थी। वो उसका चेहरा नहीं देख सका था, लेकिन ये उसे अंदाजा लगाने में दुश्वारी पेश नहीं आई थी कि वो औरत कुछ पढ़ रही थी और साथ साथ कुछ नोट्स भी लेती जा रही थी। शारिक चलने में खिड़की के सामने खड़ा रहा और फिर दरवाजे के सामने आ गया और आहिस्ते से दरवाजा खटखटाया। कौन है इस वक्त? अंदर से एक नुस्वानी आवाज सुनाई दी। दरवाजा खोलिए, मैं खुदा के लिए दरवाजा खोलिए, मैं मर रहा हूँ, मुझे मदद की जरूरत है। शारिक ने मुर्दा से लहजे में कहा, कौन हो भाई, क्या हुआ तुम्हें? अंदर से कहा गया और उसके साथ ही दरवाजा खुल गया। शारिक ने बड़ी फुर्ती से अंदर दाखिल होकर दरवाजा बंद कर दिया और दरवाजा खोलने वाली औरत को पिस्तौल की जद में ले लिया। मुंह से आवाज निकली तो गोली से उड़ा दूंगा। घर में कितने लोग हैं? शारिक घुराया। कोई नहीं, वो औरत तकलाई। खौफ से उसका चेहरा धुआं हो गया था। मैं अकेली हूँ। तुम? शारिक के मुंह से बेइख्तियार निकला। उसके सामने समीना खड़ी थी, वही खूबसूरत औरत जिसने लाहौर से फैसलाबाद बस में उसके साथ सफर किया था। कौन हो तुम? समीना इकला कर रह गई। उसका चेहरा खौफ से धुआं हो रहा था। पुलिस मेरा पीछा कर रही है, शारिक ने कहा। ये बत्ती बंद कर दो और किसी अंदरूनी कमरे में मुंह से कोई आवाज निकालने की कोशिश मत करना। घर में कुछ नहीं है, ना नकदी ना जेवर। यहाँ तुम्हें चंद रुपयों से ज्यादा कुछ नहीं मिलेगा, समीना ने कहा। मुझे ना तो तुम्हारे रुपयों की जरूरत है और ना जेवरात की, शारिक बोला। मुझे पनाह चाहिए, मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है। अगर तुम मेरे साथ ताउन करोगी तो तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा, बसूरत है दीगर। उसने समीना के चेहरे के सामने पिस्तौल लहराया। चलो दूसरे कमरे में चलो मिस समीना, और बत्ती बंद कर दो। क्या? समीना उछल पड़ी। तुम मेरा नाम जानते हो और मैं ये भी जानता हूँ कि तुम गर्ल्स कॉलेज में लेक्चरर हो। ये बत्ती बंद करो और किसी अंदरूनी कमरे में चलो, शारिक ने कहा। समीना ने स्विच ऑफ कर दिया। एक अंदरूनी कमरे की बत्ती जल रही थी। दरवाजा खुला हुआ था। रोशनी उस कमरे तक आ रही थी। समीना उस कमरे में आ गई। उसकी टांगे होले होले कांप रही थी। शारिक भी उसके पीछे ही कमरे में दाखिल हुआ था। पिस्तौल उसके हाथ में था और वो समीना की तरफ देख रहा था। तुम्हारी टांगे कांप रही हैं, बैठ जाओ, खौफजदा होने की जरूरत नहीं, शारिक ने कहा। समीना एक कुर्सी पर गिर गई। वो चंद में शारिक की तरफ देखती रही, फिर बोली, तुम हो कौन?
तुम्हारा चेहरा मुझे कुछ जाना पहचाना सा लगता है। हमने तकरीबन 3 घंटे तक बस की एक ही सीट पर बैठकर सफर किया है। हैरत है तुमने मुझे अभी तक नहीं पहचाना, शारिक बोला। उस तो उर्दू पर खफीफ सी मुस्कुराहट थी। तो तुम? वो एक बार फिर अकलाई और गहरी नजरों से उसकी तरफ देखने लगी। तुम्हारा चेहरा, ये दाढ़ी। उस रोज मेरे चेहरे पर सिर्फ 1-2 दिन का शेव था और अब ये दाढ़ी मैंने हुरिया बदलने के लिए रखी है, शारिक ने कहा। ओह, समीना के मुंह से बेख्तियार गहरा सांस निकल गया। चलो अच्छा हुआ तुमने मुझे पहचान तो लिया, शारिक बोला। तुम्हें मुझसे डरने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा और सूरत-ए-हाल बेहतर होते ही मैं यहाँ से निकल जाऊंगा। और शारिक एकदम खामोश हो गया। बाहर गली में भाई कदमों और बातों की आवाज सुनाई दे रही थी। वो 2 या 2 से ज्यादा आदमी थे। कदमों की आवाज रुक गई मगर बोलने की आवाजें सुनाई दे रही थी। कुछ देर बाद दरवाजा धड़धड़ाया जाने लगा। समीना के चेहरे पर खौफ के साए गहरे हो गए। शायद पुलिस, शायद नहीं, यकीनन, शारिक ने सरगोशियाना लहजे में कहा। इसी दौरान दरवाजा फिर धड़धड़ाया गया। तुम बाहर जाओ, वो तुमसे मेरे बारे में पूछेंगे। अगर तुमने मेरी मौजूदगी के बारे में बताया तो जिंदा नहीं बचोगी। जाओ, उन पर यह जाहिर करना कि तुम सो रही थी, जहां कोई नहीं आया और तुमने कोई आवाज भी नहीं सुनी थी। शमीना चालन उसकी तरफ देखती रही, फिर कुर्सी से उठकर दूसरे कमरे में आ गई और उसकी टांगे वादे तौर पर अब भी कपकपा रही थी। उसने दरवाजे के साथ वाली खिड़की खोल ली। कौन है? उसने लड़ती हुई आवाज में पूछा। दरवाजा खोलिए, हमें खतरनाक मुजरिम की तलाश है, वो कत्ल करके भागा है। बाहर से एक भारी आवाज सुनाई दी। कत्ल? तो कातिल? शमीना को सीने में दिल डूबता हुआ महसूस हुआ। इस मर्तबा तो उसके जी में आई कि दरवाजा खोलकर बाहर भाग जाए और उन्हें बता दे कि कातिल उसके घर में छुपा हुआ है। लेकिन शारिक के अल्फाज उसके ज़हन में गूंजने लगे। अगर तुमने मेरी मौजूदगी के बारे में बताया तो जिंदा नहीं बचोगी। नहीं, यहाँ कोई नहीं आया, मैं सो रही थी, उसने खिड़की से झांकते हुए कहा। 4 दीवारी के बाहर 3-4 आदमियों के सर नजर आ रहे थे। खून के धब्बे आपके दरवाजे तक है। अगर वो मकान में कहीं छुप गया है तो आपके लिए खतरनाक साबित हो सकता है, एक आदमी ने कहा। खून? समीना का दिल उछलकर हल्क में आया। नहीं, यहाँ कोई नहीं आया। हो सकता है वो किसी दूसरी तरफ निकल गया हो। मैं दरवाजा नहीं खोल सकती, घर में मेरे अलावा और कोई नहीं। बाहर से चलने तक खुजर पुतर की आवाजें सुनाई देती रही। फिर एक आवाज ने कहा, मैडम, मैं आपका पड़ोसी गुराया हूँ, आप दरवाजा खोल दीजिए, पुलिस अपना इत्मीनान कर ले। हो सकता है कातिल मकान की छत पर या कहीं और छुपा हुआ हो। शमीना के दिल की धड़कन तेज हो गई। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि वो करे क्या। उसके पीछे मौत खड़ी थी और सामने कानून के मुहाफिज। वो ने कह चुकी थी कि यहाँ कोई नहीं आया। अगर पुलिस वाले मकान के अंदर घुस आए तो उसने गर्दन घुमाकर पीछे देखा। शारिक उसके करीब ही दरवाजे की आड़ में खड़ा था। पिस्तौल उसके हाथ में था। समीना को पता नहीं चल सका था कि वो कब कमरे से निकलकर वहां आया था। बाहर का दरवाजा खोल दो, उन्हें कमरे में मत आने देना, शारिक ने सरगोशी की। समीना बहन, दरवाजा खोल दीजिए, आपको डरने की जरूरत नहीं, हम यहाँ मौजूद हैं, उसके पड़ोसी गुराया की आवाज सुनाई दी। समीना ने एक बार फिर शारिक की तरफ देखा। शारिक ने इस बात में सर हिला दिया। समीना ने कांपते हुए हाथों से कुंडा हटाया और फिर दरवाजा खोलकर बाहर निकल गई। उसने बाहर का गेट खोला और तेजी से कमरे में आकर दरवाजा बंद कर दिया और दोबारा खिड़की में खड़ी होगी। वो पुलिस वाले और समीना का पड़ोसी गुराया और एक और आदमी गेट से अंदर आ गया। वो समीना के सामने वाले घर में रहता था। एक पुलिस वाले के हाथ में टाँच थी। वो उसकी रोशनी में इधर उधर देख रहा था। फिर वो घर के पिछले हिस्से की तरफ चले गए। उनकी बातों की आवाज समीना के कानों तक पहुंच रही थी। शारिक भी पिस्तौल लिए खड़ा था। उसके कान भी आवाजों पर लगे हुए थे। कुछ देर बाद वो पुलिस वाले मकान की छत पर थे। उनके कदमों की आवाजें सुनाई देती रही। तकरीबन 3 मिनट बाद पुलिस वाले छत से उतर आए। मफरूर जख्मी है, एक पुलिस वाले ने खिड़की की तरफ देखते हुए कहा। खून के धब्बे आपके मकान के बैरूनी दरवाजे तक है, लेकिन उससे आगे कोई सुराग नहीं मिल रहा। हो सकता है यहाँ पहुंचकर उसके जख्म से खून बहना बंद हो गया हो, या यहाँ रुककर उसने जख्म पर रुमाल वगैरह बांध दिया हो और किसी और तरफ निकल गया हो। बहरहाल आप मोहतात रहिए, अंदर के दरवाजे वगैरह अच्छी तरह बंद कर लें। अगर किसी मशकूक आदमी को देखे तो हमें फौरन इतला कर दें। इस ताउन के लिए शुक्रिया। पुलिस वाले गेट से बाहर निकल गए। समीना ने बाहर जाकर गेट बंद किया और कमरे में दाखिल होकर दर्द से दरवाजा बंद कर दिया और पेक लगाकर खड़ी हो गई। उसका सांस तेज हो रहा था, जैसे मीलों दूर से भागकर आई हो। उसे शारिक की तरफ देखा। शारिक के होंठों पर खफीफ सी मुस्कुराहट थी। चले गए? उसने समीना की तरफ देखा। हाँ, चले गए। समीना ने गहरा सांस लेते हुए जवाब दिया। लेकिन अगर उन्हें यहाँ तुम्हारी मौजूदगी का पता चल जाता तो तुम्हारे साथ मैं तुम पर आंच ना आने देता। शारिक ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। यहीं खड़े रहने का इरादा है या कमरे में भी चलोगी? समीना उस कमरे में आकर दोबारा उर्फी पर डैस ही गई।
शारक उसके सामने खड़ा था। वो कातिल था और उसने समीना को यरगमाल बना लिया था। वो शारक के बारे में कुछ नहीं जानती थी, सिर्फ 3 घंटे के सफर का साथ रहा था। उस सफर के दौरान वो एक दूसरे के नाम से वाकिफ हुए थे।